डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। भारत की संसद में फिलिस्तीन की आजादी की मांग फिलिस्तीन की आजादी के बैग उठाए जा रहे हैं। उधर फिलिस्तीन के मुसलमान हिंदुओं को गौ भक्त बताकर उनके विरुद्ध जिहाद करने की बात कर रहे हैं। सब चल क्या रहा है ये? सपोज करो फिल्म में मोगेम्बो हीरो को बोल रहा है मैं तुम्हारी बहन का दूंगा, और हीरो खुद अपनी बहन को लेकर जा रहा है, लो मोगेम्बो जी आप क्यों तकलीफ करते हो। फिर मोगेम्बो कह रहा है कि मैं तेरे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा, तो हीरो कह रहा है अरे बस इतनी सी बात, ये तो वैसे भी कीड़े मकोड़े हैं, मैं ही मार देता हूँ। मतलब भाई साहब बताइए, ऐसी फिल्म की कोई सेंस बनती है? ऐसा ही कुछ ये सेव पैलेस्टाइन वाले वोक्स कर रहे हैं भारत के साथ। अब प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले दिन सबने धो दिया कि पैलेस्टाइन कर रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी बोल ले बहन कुछ। क्योंकि फिलिस्तीन का बैग प्रियंका वाड्रा के हाथ में आज दिखा तो लोग पूछने लगे कि इन्हें संभल के मुसलमान दिख जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के मुसलमान दिख जाते हैं, बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये कंपैरिजन के बांग्लादेश के बारे में नहीं बोला, पैलेस्टाइन के बारे में बोल दिया, ये कंपैरिजन ही गलत है। बांग्लादेश के बारे में बोलने से पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने का लाइसेंस थोड़ी मिल जाएगा। अब इन सबका मुंह बंद कराते हुए बहन बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए एक बैग ले आई। बहुत अच्छा किया दीदी बैग लाके, पर मुद्दा ये है कि पैलेस्टाइन के लोग भारत के लोगों को गाली देते हैं, उन्हें मारने की बात करते हैं, तो आपको क्यों आग लग रही है ऐसे लोगों के साथ सॉलिडारिटी दिखाने की? अम्मा अंतुम या अहल पाकिस्तान फइन्न तहर्रुककुम लिक़िताल الهندوس أوجب من تحرك غيركم فهم على حدودكم شن عظيما يستطيع أن يؤدب الهندوس وينسيهم وساوس الشيطان। मैडम गांधी जी ने कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, ये नहीं कहा था कि किसी के पास जाके खुद बोलो भाई साहब प्लीज प्लीज मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दो, प्लीज देख लो भाई नहीं है भाई साहब प्लीज एक बार मार दो। मैडम से पूछा गया कि पैलेस्टाइन का बैग उठाए उठाए क्यों घूम रही हो, मैडम पेट्रियार्की चिल्लाने लगी। कल को मैडम से कोई पूछेगा मैडम आपने खाना खाया, मैडम बोलेंगी typical patriarchy। परसों मैडम से कोई पूछेगा मैडम फिल्म देखने चलोगी, मैडम कहेंगी That's typical patriarchy। और कहीं भूल के भी मैडम से पानी वानी मांग लिया ना कभी किसी ने, तो कसम उड़ान छल्ले के मैडम तो मिसोजिनी ही चिल्ला देंगी। अब यहाँ ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है ये जानना कि वाड्राइन के बैग पे छपा क्या था। तो ये सबसे पहले तो ये तरबूज सा कुछ छपा हुआ है लेफ्ट में, ये क्या बवाल है? तो बेसिकली ये है फिलिस्तीन के झंडे के रंग, और फिलिस्तीन के लोग तरबूज को साइन ऑफ प्रोटेस्ट की तरह यूज करते हैं। वैसे इनके लिए तरबूज एकदम सही सिंबल है। क्यों? क्योंकि तरबूज गिरे तो वो फूट जाता है, और फिलिस्तीन का आदमी भी। फिर उसके बाद आ जाता है ये ब्लू और ग्रीन में जो दिख रहा है आपको, ये है भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरेनियन सी। फिर जो ऑलिव में है ना, ऑलिव में जिसपे कांटों की तार और गुलाब लगा हुआ है, वो इजराइल है। और फिर जो लास्ट में छोटी सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो है जॉर्डन रिवर। इसका मतलब क्या हुआ? समुद्र है, नदी है, बीच में इजराइल भी है, और तो और तरबूज भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई साहब कहना ये चाहता हूँ, इसका अर्थ है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। भाई साहब भूमध्य सागर और जॉर्डन के बीच में जो इजराइल है ना, उसे खत्म कर दिया जाएगा और पैलेस्टाइन को फ्री कर दिया जाएगा। इट इज बेसिकली अ जेनोसाइडल कॉल फॉर द जूज। 1966 में सीरियन लीडर ने ये सब कुछ बोला था और कहा था कि जूज को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। फिर 2017 में हमास ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये फ्रेज लिखवाया है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और हमास के इरादे तो आप सबको पता ही है, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को माइक्रोवेव में भून भून कर, है ना। तो मतलब भारत की महिला नेत्री वाड्राइन जूस के समूल विनाश की बात को एडवोकेट करते हुए बैग उठा रही हैं, और कोई कुछ पूछे तो कह रही हैं पेट्रियार्की। अब इसका इम्पैक्ट पता है क्या हुआ? कांग्रेस ग्लोबल हो गई। नहीं मतलब अभी तक केवल भारत के लोग कांग्रेस को गाली देते थे, अब इजराइल के भी दे रहे हैं। So, shame on Priyanka
Shame on the Congress Party for allowing this. तो भाई साहब कांग्रेस की इस हालत पर एक शेर याद आया है। हालत खराब है, लुट चुकी है दुनिया, बचे हो बस थोड़े मोड़े। हालत खराब है, लुट चुकी है दुनिया, बचे हो बस थोड़े मोड़े। फिलिस्तीन का बैग लेके वोट मांगने जाना, लोग सही में लगा देंगे थप्पड़। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाई आज जानेंगे कि भारत के लोगों को पैलेस्टाइन का सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए, कितना डेंजरस हो सकता है ये सब, और प्रियंका गांधी के इस जेस्चर का कितना डिजास्टर हो सकता है, ये सब जानेंगे। पर उससे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई अभिनव दिलजीत दोसांझ ने राहत इंदौरी का शेर मध्य प्रदेश में मार दिया। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के वैसे तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, पता है किस किस का खून था शामिल यहाँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं। पता है किस किस का खून था शामिल यहाँ की मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं। और जिनके बापों ने ले लिया था पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पर ऐसा ना मैं बोलूंगा नहीं, और मुझे तो पता है आपको सुना भी नहीं होगा। अब दिलजीत का ये शेर देखकर बहुत से लेफ्टिस्टों को ना ऑर्गेजम्स आ गए, साइमा झूम उठी, बहुत सारे लोग पागल वागल हो गए ये सुन के कि देखो देखो हेट मॉन्गर पेल दिए दोसांझ ने। आरफा खानम शेरवानी ने ये शेर कई बार लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर, जब भी इन्हें कुछ नहीं मिलता तो ये शेर मार देती है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि इस शेर का फ्री पैलेस्टाइन की बकैती से क्या लेना देना। तो भाई साहब थोड़े दिन पहले ना आरफा खानम शेरवानी बोली थी कि पैलेस्टाइन अरबियों का है, ठीक उसी तरीके से जैसे इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का। हाँ आरफा जी, इस हिसाब से हिंदुस्तान किसका हुआ है? बोलो बोलो टेल। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान की मिट्टी में सभी का खून है शामिल, किसी के बाप का नहीं है। और अब तो ना जाने कितने इजरायलियों का खून उस मिट्टी में शामिल हो चुका होगा। तो मैडम उनके खून को एक्नॉलेज करेंगी आप? आरफा जी मक्के के दानों को ना आग के आसपास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पॉपकॉर्न बन जाते हैं। अब ये जितने भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि फिलिस्तीन को पूरी जमीन मिल जानी चाहिए, इजराइल वहां बचना ही नहीं चाहिए, उन लोगों का लॉजिक ये है कि इजराइल पहले कभी वहां पर था ही नहीं, वहां तो बस फिलिस्तीन था, तो इजराइल को वहां से हट जाना चाहिए। Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. लॉजिक देख रहे हो दीदी नहीं, इन्होंने तो जवान किया है। और ये जो लॉजिक दे रही है ना, यही एग्जैक्ट लॉजिक इंडिया में भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करने वाले लोग देते हैं। तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से 1947 से पहले पाकिस्तान बांग्लादेश नाम की कोई जगह नहीं थी, वो भूमि भी भारत की थी। और थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो अफगानिस्तान भी भारत का ही था। तो भाई साहब इन जगहों पर हमें अपना क्लेम अभी से कर देना चाहिए। और ये लॉजिक देने के बाद ये फ्री पैलेस्टीन वाले फुद्दू फ्री कश्मीर तक की बात कर देते हैं। कमाल है भाई साहब। Kashmir has never been an integral part of India. तो भाई साहब इनके लॉजिक के हिसाब से मुझे लगता है कि अपने को ना हमास जैसे कुछ ग्रुप्स बना लेने चाहिए और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अखंड भारत की आज़ादी के स्लोगन्स लगा देने चाहिए। मैंने तो स्लोगन भी सोच लिया है, कर देंगे हम सब कुछ खाक होके रहेगा भगवाए पाक, कर देंगे हम सब कुछ खाक होके रहेगा भगवाए पाक। फिलिस्तीनियों ने तरबूज बनाया है अपना सिंबल, हम केला बना देते हैं। नहीं मतलब केले में ऐसा कुछ अलग नहीं है, बस रिसर्च बताती है कि भारत का केला बड़ा होता है और पाकिस्तान का केला छोटा होता है। तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें ज़रा, तो ये उस ज़मीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। तो बस इसलिए उनको चिढ़ाने के लिए केला रख सकते हैं, मज़ा आएगा नहीं। अब यहाँ पे ना एक बात को क्लियर कर देना चाहिए कि इनकी नॉलेज थोड़ी सी कमज़ोर है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इजराइल पहले कभी था ही नहीं, पर नहीं, इजराइल वहाँ पर पहले था, फिर ज्यूज पर इतना अत्याचार हुआ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एरिया ज्यूज से खाली हो गया। और जब वो एरिया ज्यूज से खाली हुआ,
उसके बाद कहीं जाके पैलेस्टीन बना और फिर 1948 में जूस ने अपनी भूमि को वापस से रिक्लेम किया। अब ना हम आगे जानेंगे कि प्रियंका गांधी ने ये पैलेस्टाइन का बैग क्यों उठाया, लेकिन उससे पहले हमें ग्राम दर्शन में चल लेना चाहिए क्योंकि असली समाचार ना वहीं से मिलते हैं। राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। संसद में भारी बहस छिड़ गई। ना कई बिल पे ना छिड़ी, बहस छिड़ गई या बात पे कि अमित शाह ने अंबेडकर को अपमान कर दिया। भाजपा बोली ना कांग्रेस ने अंबेडकर को अपमान कर दिया। तो अब संसद में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है कि भाजपा ने अंबेडकर को अपमान कर दिया और भाजपा प्रोटेस्ट कर रही है कि कांग्रेस ने अंबेडकर को अपमान कर दिया। मतलब सबरे के सबरे नेता बिल पे बात ना करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि काई ने तो अंबेडकर को अपमान कर दिया। अरे मेरे ससुरे कहा बवासी रही हूँ, मतलब कुछ भी करके संसद नहीं चलने देनी है तुमने। कांग्रेस अमित शाह की वीडियो पे बवाल काट रही है, ससुरा वो वीडियो ही पूरा ना है और वहां पे बवाल काट रहा हो, संसद नहीं चल रहा है। पूरा वीडियो देखोगे तो लगेगा कि कोई अपमान काई को ना हुआ है, पर ना ये मानेंगे थोड़ी। और कांग्रेस किस मुंह से अंबेडकर के हिमायती हो रहे हैं भैया, मुझे यूं समझ ना आ रही है। यू कार्टून दिख रहा हो तुम्हें स्क्रीन पे, या कार्टून है देखो, या मैं अंबेडकर है हंटर तो मार रहा हूं नेहरू, वो भी तालिबान स्टाइल में, और लोग देख के हंस रहे हैं। यू कार्टून पता कहाँ को है? यू एनसीईआरटी की किताब को है। 2006 में यू कार्टून एनसीईआरटी की किताब में कांग्रेस के अंडर योगेंद्र यादव ने डलवाया और कपिल सिब्बल ने योगेंद्र यादव पे आरोप लगाया, वो भी संसद में। सुन लो। जब इसकी जानकारी मुझे अप्रैल के शुरुआत में मिली तो मैंने एनसीईआरटी को चिट्ठी लिखी कि ये हमारे मायने में ये आपत्तिजनक है और ऐसा कार्टून खास तौर पे टेक्स्ट बुक में नहीं होना चाहिए, और आप अपनी सफाई दीजिए कि क्यों ऐसा कार्टून ऐसी टेक्स्ट बुक में आया है। और उन्होंने पुनः में जवाब दिया, और क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बुक बनाने वाले हैं ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं और उसमें कई लोग हैं, मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूं। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, और उसकी चीफ एडवाइजर योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली। इनमें एनसीईआरटी के जो ऑफिशियल कोई नहीं। अब भाजपा के नेता कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता भाजपा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी है धक्का दे दिया। प्रताप सारंगी गिर गो, चोट लग गई, हॉस्पिटल चले गो। फिर राहुल बोला कोई फर्क ना पड़े, धक्का ही तो दिया, देते रहना चाहिए। गजब की मोहब्बत की दुकान है भैया तेरी। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। अरे मेरे ससुरे मोह लगे, तुम ऐसा करो कि दोनों ना आपस में लड़ मरो, कूटते हो एक दूसरे, खत्म ही करते हो, सारा किस्सा ही खत्म हो। दिमाग खराब कर दें, कहते संसद चला लो भैया, पर ना गुथेंगे हम तो, लड़ेंगे मारेंगे एक दूसरे। मेरे ससुरे कहाँ चल रहा है भैया, मेरा होगा दिमाग खराब। अब ऐसा करूं, मैं तो चलूं और मेल लेके तुम कम पढ़ो। भारत में मुगलों को बड़ा सम्मान दिया जाता है, उनके नाम से सड़कें हैं, मजारे हैं। एनसीईआरटी की किताबें अकबर को महान, औरंगजेब को संत बताती हैं, उन्हीं के नाम से चैप्टर्स होते हैं। यहां तक कि क्यूजीन्स तक को उनके नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। साला नरेटिव बनाते हैं कि बिरयानी हमें मुगलों ने दी। मुगल आए रेगिस्तान से, रेगिस्तान में चावल मुगलों की माँ उगाती थी कि उनका बाप, आज तक नहीं पता चला। अखबारों में छापा गया कि अकबर ने हमें कुल्फी दी, कौन सी कुल्फी दी ये नहीं बताया गया। उसी अखबार में यह भी छापा गया कि हिमाचल प्रदेश के चूड़ चांदनी से बर्फ लाई जाती थी कुल्फी को जमाने के लिए। चूड़ चांदनी से फतेहपुर सीकरी का डिस्टेंस लगभग 600 किलोमीटर है। घोड़े पे भाई जाता था, बर्फ लाता था, फिर कुल्फी जमाता था, तब जाके अकबर खाता था। इतने टाइम में बर्फ पिघलती नहीं थी, पता नहीं कौन सी बर्फ थी ऐसी। अब कोई कहेगा कि टेक्नोलॉजी बना ली होगी, टेक्नोलॉजी। हाँ, अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी, वहां सूखा पड़ा तो भाई ने राजधानी चेंज कर दी। जबकि 25 किलोमीटर दूर से यमुना नदी बह रही थी, भाई से एक नहर नहीं बनी, पर कुल्फी जमाने के लिए भाई ने टेक्नोलॉजी बना ली। इनका महिमा मंडन फिल्मों में ऐसे किया गया है भाई साहब। एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले।
इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए। मुगलों के नाम पे फिल्में, टीवी शो सब बना है, पर अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मुगल कहां से आ गए बीच में। अभी तक तो हम फिलिस्तीन की बात कर रहे थे। तो ना जावेद जाफरी ने एक थियरी दी, गजब की थियरी दी भाई साहब। भाई बोला मुगल्स वर सेटलर्स, वो भारत में सेटल हो गए थे। उन्होंने इन्वेड नहीं किया, इन्वेड तो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने देश का पैसा लूटा और बाहर भेजा, मुगलों ने देश का पैसा देश में ही रखा। और जावेद जाफरी की इस बात से देश का हर मुसलमान और सभी सेक्युलर हिंदू सभी सहमत हैं। पर बात तो अभी भी मुगलों की ही हो रही है। फिलिस्तीन कहाँ गया? तो भाई अब देश का ऑलमोस्ट हर मुसलमान यही बोलता है कि वो फिलिस्तीन के साथ है, और इसीलिए उनके लीडर्स संसद में ये सब कर रहे होते हैं। जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। फिलिस्तीन के सपोर्ट में बड़ी बड़ी रैली निकलती हैं। A large number of members of the Muslim community came out in support of Palestine on the call of United Milli Forum praying for Palestine. गौरव भास्कर ने तो अपनी ट्विटर बायो में ही लिख रखा है फ्री पैलेस्टाइन। 2017 में मोदी जी इजराइल गए तो वो भी भारतीय मुसलमानों को बुरा लग गया। 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए, तब भी मुसलमानों ने प्रोटेस्ट कर दिए। पता नहीं कितने सारे इजरायली प्रोडक्ट्स को भारत का मुसलमान बॉयकॉट किया हुआ है। हाँ भाई साहब, ठीक है, ये सब ठीक है, पर ये तो बताओ मुगल्स के बारे में अभी डिस्कशन क्यों चल रहा था? तो भाई साहब, भारत का मुसलमान जावेद जाफरी वाला लॉजिक देते हुए ये बोलता है कि मुगल तो भारत में बस गए थे, और मुगल बस गए थे तो उन्होंने भारत का पैसा लूट कर बाहर नहीं भेजा। तो भाई इस लॉजिक से तो जूस भी उस लैंड पर बस गए हैं, वो सारे पैसे को कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं। और जो सेटल हो जाता है वो इन्वेडर थोड़ी होता है, वो तो सेटलर होता है। अब ये बताओ, मुगल इन्वेडर थे तो हम इजरायलियों के बारे में कुछ सोचे वोचे, और अगर मुगल इन्वेडर नहीं थे तो इजरायली कैसे हो गए? बिना बात इतना प्रोटेस्ट हो हल्ला रोआ राट क्यों मचा रखी है फिर? अब समझे, जब तुम औरंगजेब को अपना औलिया बताते हो, जब उसकी मजार पर चादर चढ़ाते हो, उसके बैनर लगाते हो, उसके नाम पर सड़कों के नाम रख देते हो, तो देश के बहुसंख्यकों को कैसा लगता होगा? सोचना कभी। हाँ ठीक है, तब तक तुम सोचा, हम तब तक स्टूडियो चले जाते हैं। गोविंदा ने करिश्मा से कहा, सरकाई ले खटिया। अब मैं आ गया हूँ, शायरी सुनाऊंगा एकदम घटिया। फालतू बात मत करो, अब उड़ाओगे क्या घोड़े? फालतू बात मत करो, अब उड़ाओगे क्या घोड़े? फ्री फिलिस्तीन चिल्लाता है, अबे पागल है क्या? बेबी, सारे डिसीजन ऐसे जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग बना के छोड़े, सारे डिसीजन ऐसे जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग बना के छोड़े। फ्री फिलिस्तीन चिल्लाता, अबे पागल है क्या? बेबी, कांग्रेस खुद ही अपनी राह में अड़ा रही है रोड़े, कांग्रेस खुद ही अपनी राह में अड़ा रही है रोड़े। फ्री फिलिस्तीन चिल्लाता है, वे पागल है क्या? बेबी, मुसलमान वोट मिल जाएं, बस इस इंतजार में कांग्रेसी हर सांस छोड़े। मुसलमान वोट मिल जाएं, बस इस इंतजार में कांग्रेसी अपना हर सांस छोड़े। फ्री फिलिस्तीन चिल्लाता है, अबे पागल है क्या? आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे मुसलमान ना वो काले झंडे वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब मैं नाम लूंगा तो यूट्यूब बुरा मान जाएगा, बाकी आप समझदार हो। इस पे एक फिल्म भी बनी है और उसका नाम मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं केरला स्टोरी की बात कर रहा हूं। तो महाराष्ट्र के ठाणे में एक गांव था पड़गा, जिस गांव का नाम बदलकर अलशाम रख दिया गया था, चुपके चुपके। मतलब गांव के लोग उसे अलशाम बोलने लगे थे, लेकिन सरकारी कागजों में अभी भी पड़गा ही चल रहा था। तो ISIS के अनुसार अलशाम का मतलब लिबरेटेड जोन था। मतलब आपने पूरे गांव को काला झंडा वाली ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ दिया, और फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चल रही है, और उससे तो ना जाने कितने भारतीय मुसलमानों को जोड़ा जा रहा था। क्या कभी किसी भारतीय मुसलमान ने खुल के उस काले झंडे वाली ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया है? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वोकल सपोर्ट करोगे तो इंडिया पे लेगा, NSA लगा देगा। तो वोकल सपोर्ट ना करके सीधा ज्वाइन करने चले जाते हैं कमबख्त। लेकिन क्या कभी किसी ने देखा है कि कोई भारतीय मुसलमान पैलेस्टाइन के लिए लड़ने चला गया हो? साला काला झंडा वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़ने चले जाते हो, पैलेस्टाइन के लिए नहीं जा रहे हो। क्यों? उसको चंदा दे दोगे, वोकल सपोर्ट दे दोगे, सरकारों पर प्रेशर बना दोगे कि पैलेस्टीन के लिए कुछ करो,
पर जाके फिलिस्तीन के लिए लड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर भी पता है इजराइल इनमें पीतल भर देगा। देखो भाई, इंडिया के ना डिप्लोमेटिक लेवल पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से बढ़िया संबंध है, और डिप्लोमेटिक लेवल पर हम सबसे ठीक बना के रखते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन भारत के लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा देश भारत का मित्र है और कौन सा नहीं। अब बताओ, एक एग्जांपल देता हूं और उसके बाद बताना कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। एक लड़का जो आपके पीछे आपकी जड़ें खोद रहा है, आपके दुश्मनों से मिलकर आपको वीक कर रहा है और आपको मारने की प्लानिंग बना रहा है, या फिर वो लड़का जिसे आप कितनी ही गाली वाली दे लो, लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी है तब तब वो आपके साथ खड़ा है। पर भारत के मुसलमान का उल्टा ही, वो कहते हैं जय फिलिस्तीन। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पैलेस्टाइन ना पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन तुम्हारे अनुसार वो हमारा दोस्त है। और जिस इजराइल ने दुनिया भर की गाली खा के भी भारत को हर बार सपोर्ट किया है, वो दुश्मन है। मतलब भारत ने ना उस टाइम तक इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया था जब वो हमारी मदद कर रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी ने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया तो नेहरू जी ने भी मना कर दिया। फिर 1974 में इंदिरा के समय भारत ने PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज कर लिया। कमाल है भाई साहब। PLO एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी जो इजराइल के लोगों को गुरिल्ला टैक्टिक से मारती थी, पर हमने उन्हें रिकॉग्नाइज कर दिया। क्यूट, वेरी क्यूट। लेकिन फिर भी इजराइल ने हमारी हर बार मदद की। नेहरू ने इजराइल के साथ सही नहीं किया। फिर 1962 में चीन से युद्ध हुआ, नेहरू ने इजराइल को पत्र लिखा, प्लीज मदद कर दो। और हाँ, वो जो हथियार भेजोगे ना तुम, उसमें ना प्लीज झंडा अपना मत लगाना, नहीं तो हमारे अरबियों के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। इजराइल ने इसके बावजूद भी मदद की। फिर 1971 की लड़ाई में इजराइल ने हमारी मदद की। फिर 1999 में भी उन्होंने हमारी मदद की, और फिर 370 के समय भी हमारी मदद की। एक और इजराइल है जो हमारी हर लेवल पर मदद कर रहा है, दूसरी ओर पैलेस्टाइन है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलकर। पर आपको ऑर्गेजम आ रहे हैं फ्री पैलेस्टाइन लिख कर, फ्रॉम द लेवल टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री लिखकर। वाह, गजब के आदमी हो भाई साहब। और जो फ्री फिलिस्तीन की बातें कर रहे हैं ना, ऐसे ही मुसलमानों को अपील करने के लिए प्रियंका गांधी ये बैग उठाए फिर रही हैं। तो भाई साहब, आई होप आपको मल्टीपल लेवल पर समझ में आ गया होगा कि बैग उठाना कितना गलत है। तो बस फिर, दैट वाज माय टाइम। यू आर वाचिंग द वॉक शो। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।